दोस्तों एक 60 साल की बुजुर्ग महिला अपने घर में अकेली रहती थी। वो महिला सरकारी टीचर से रिटायर्ड थी तो उनको पेंशन भी मिलता था और उनके घर पे कुछ किराएदार लोग भी रहते थे तो वहाँ से भी उनको पैसा मिलता था। यानी कि उस बुजुर्ग महिला को पैसे रुपए की कोई दिक्कत नहीं थी। उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। घर से किराया आता था और नौकरी से पेंशन भी मिलता था तो उसकी ज़िंदगी आराम से गुजर जाती थी। लेकिन दोस्तों एक दिन उस बुजुर्ग महिला के साथ कुछ ऐसा हादसा होता है, जब आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि इस तरीके से भी कुछ हो सकता है। आखिर क्या हुआ था उस रात को, पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों ये सच्ची घटना महाराष्ट्र के सिविल लाइन की है। जो 60 साल की बुजुर्ग महिला है उसका नाम सुनीता है। सुनीता का एक लड़का है और सुनीता का पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। सुनीता का लड़का अपनी पत्नी के साथ बेंगलुरु शहर में रहता है और वहीं पर नौकरी करता है। सुनीता पहले सरकारी टीचर थी लेकिन अब वो रिटायर हो चुकी हैं और अपने घर पर वो अकेले रहती हैं। सुनीता का घर बहुत बड़ा है जिसमें कुछ किराएदार लोग भी रहते हैं और सुनीता को पेंशन भी मिलता है तो उसकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर जाती है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सुनीता दिखने में भले से ही 60 साल की लग रही थी, 60 साल की जरूर थी, लेकिन उसका जो मन था ना वो 25 साल वाली लड़कियों वाला था। सुनीता घर पर अकेली रहती थी इसीलिए वो नौकरानी भी रखी थी और वो नौकरानी सुबह सुबह 10 बजे आती थी और दोनों टाइम का खाना बनाकर चली जाती थी। और दोस्तों इस तरीके से सुनीता मैडम का दिन जो है वो गुजर रहा था। तभी एक दिन नौकरानी सुनीता मैडम के घर पर आती है खाना बनाने के लिए और बाहर के गेट का दरवाज़ा खटखटाने लगती है, लेकिन दरवाज़ा खोलने का कोई नाम नहीं ले रहा था। नौकरानी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और दरवाजे को और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगती है। तब तक दोस्तों आसपास के लोग भी वहाँ पर आज के इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग दरवाज़ा खुलाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों सुनीता मैडम दरवाज़ा खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। नौकरानी सोच रही थी कि मैडम तो रोज़ एक ही बार में दरवाज़ा खोल देती हैं, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि घर के ऊपर एक छोटा सा जंगला बना हुआ था, उस खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं तो उसके घर के अंदर से कुछ अजीब तरीके की महक आ रही थी। अब सभी लोग मिलकर घर का दरवाजा तोड़ देते हैं और घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तभी दोस्तों नौकरानी देखती है कि उसकी मालकिन मरे हुए हालत में बेड पर पड़ी हुई है। अब दोस्तों ये सब देखकर नौकरानी के साथ साथ आसपास के जो पड़ोसी थे ना वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। तभी कुछ लोग डॉक्टर को वहां पर बुलाते हैं और जब डॉक्टर सुनीता मैडम का चेकअप करता है तो डॉक्टर बताता है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। यानी कि दोस्तों कुछ उल्टा सीधा खाने पीने की वजह से उनकी मौत हो गई है। अब दोस्तों सुनीता के लड़के को फोन करके पूरी कहानी बताया जाता है कि आपकी मां का देहांत हो गया है, आप जल्दी से घर पर आ जाइए। अब दोस्तों इस तरीके से सुनीता का लड़का अपनी पत्नी को लेकर बेंगलुरु से महाराष्ट्र वाले घर पर आ जाता है और अपनी मां का अंतिम संस्कार कर देता है। दोस्तों सुनीता के लड़के का नाम वैभव था। वैभव सोच रहा था कि उसकी मां की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, शायद इसीलिए उसकी मौत हो गई है। लेकिन दोस्तों वैभव को पता नहीं था कि उसकी मां की मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छिपी हुई थी। दोस्तों वैभव अपनी पत्नी के साथ महाराष्ट्र वाले घर पर 1 महीने तक रुकता है। तभी वैभव को याद आता है कि मां के अकाउंट में बहुत सारा पैसा था, इसलिए वैभव अपनी मां का पासबुक लेकर बैंक में पहुंच जाता है और वहां जाकर पासबुक चेक करवाता है तो बैंक मैनेजर कहता है कि इसमें तो 1 रुपया भी नहीं बचा है। तब दोस्तों बैंक मैनेजर से कहता है कि सर एक बार आप फिर से चेक करिए, ये मेरी मां का खाता है और इसमें मेरे मां के पूरे जीवन की कमाई है, इसमें बहुत सारा पैसा है, एक बार आप फिर से चेक करिए। तब दोस्तों बैंक मैनेजर कहता है कि सर देखिए मैं अच्छे से चेक कर लिया हूं, इस खाते में 1 रुपया भी नहीं बचा है। अब दोस्तों वैभव बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि दोस्तों उसके मां के खाते में थोड़ा बहुत पैसा नहीं था बल्कि बहुत ज्यादा पैसा था। वो सोचने लगता है कि आखिर मेरी मां इतना सारा पैसे का क्या की है। वैभव सोचते सोचते अपने घर पर चला आता है और अपनी पत्नी से पूरी बात बताता है। तब वैभव की पत्नी कहती है कि एक बार फिर से आप बैंक में जाइए और पता करिए कि वो सारा पैसा कब निकाला गया था। अब दोस्तों वैभव फिर से बैंक में जाता है और बैंक मैनेजर से पता करवाता है कि सारा पैसा कब और कहां से निकलवाया गया था। तब बैंक मैनेजर वैभव को तारीख बताता है जिस तारीख पर वो सारा पैसा निकाला गया था। अब दोस्तों वैभव और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो तारीख उसकी मां के मरने से 3 दिन पहले का था। वैभव सोचता है कि मेरी मां मरने से 3 दिन पहले अपना सारा पैसा निकालकर किसको दे दी है। ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तभी दोस्तों वैभव के मन में एक सवाल चलने लगता है और वैभव फिर से बैंक मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि सर मुझे जानना है कि किस एटीएम से ये सारा पैसा निकाला गया था और कौन ये सारा पैसा निकाला है। अब दोस्तों बैंक मैनेजर पूरा रिकॉर्ड निकालकर वैभव को दे देता है तो वैभव को पता चलता है कि कोई व्यक्ति एटीएम से 3 दिन के अंदर ये सारा पैसा निकाल लिया है और एटीएम का लोकेशन भी वैभव को मिल जाता है। अब दोस्तों जब उसको एटीएम का लोकेशन मिल जाता है तब वैभव उस एटीएम पे चला जाता है और वहां से सीसीटीवी कैमरे का फोटोज निकलवाता है
तो वैभव को पता चलता है कि उसके घर का ही एक किराएदार है जिसका नाम बंटी है, वही सारा पैसा उसकी माँ की एटीएम से निकाल लिया है। अब दोस्तों वैभव को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके घर का रहने वाला किराएदार उसकी माँ के खाते से पैसा कैसे निकाल सकता है। इसलिए वैभव अपने नज़दीकी थाने में जाता है और पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है कि सर, मेरे माँ के खाते में बहुत ज़्यादा पैसा था और वो सारा पैसा मेरा किराएदार बंटी निकाल लिया है। अब दोस्तों पुलिस वाले वैभव से पूछते हैं कि ये मामला कब का है। तब दोस्तों वैभव बताता है कि सर, ये बात तो 2 महीने पहले का है, 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मुझे लगा था कि मेरी माँ की मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है, इसलिए मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन मुझे अब जाकर ऐसा समझ में आ रहा है कि मेरे माँ की मौत नहीं हुई थी बल्कि उसको मारा गया था, उसके मारने के पीछे कोई किसी का बहुत बड़ा हाथ है। अब दोस्तों वैभव पुलिस वालों को बंटी का वो वीडियो भी दिखाता है जब बंटी एटीएम से पैसा निकाल रहा था, तो उस समय सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। तो वो सारा वीडियो पुलिस वालों को दिखाता है, तो पुलिस वाले सबूत के तौर पर उसको रख लेते हैं और एफआईआर दर्ज करते हैं और पुलिस वाले बंटी की तलाश में लग जाते हैं। और दोस्तों लगभग 15 दिन बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि जो बंटी है वो कोलकाता के मकान नंबर 50 में और गली नंबर 4 में रहता है। अब दोस्तों इस तरीके से पुलिस वाले बंटी के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो बंटी कुछ ऐसे सच के बारे में बताता है जिसको सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जो वैभव था उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों बंटी पुलिस वालों को बताता है कि सर, मैं महाराष्ट्र में नौकरी करने के लिए गया था और वहाँ पर मैं अपने दोस्त के रूम पर रहता था और नौकरी करता था, लेकिन मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी थी कि मैं भी आपके साथ शहर में रहना चाहती हूँ। तो मैं सोच रहा था कि मेरी पत्नी मेरे दोस्त के साथ तो रह नहीं सकती है, इसीलिए मैं एक ऐसे रूम की तलाश कर रहा था जहाँ पर मैं और मेरी पत्नी सुकून से रह सकें। तभी मेरी मुलाकात सुनीता मैडम से हुई थी और जब मैं उनसे रूम के बारे में बातचीत किया तब उन्होंने मुझसे कहा था कि हमारे घर में एक रूम खाली है, अगर तुम लोग रहना चाहते हो तो तुम लोग वहाँ पर रह सकते हो। तो मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं हुआ और मैं अपनी पत्नी को लेकर वहाँ पर रहने लगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो बंटी था ना, वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर रह रहा था तो बहुत खुश था। जब बंटी कंपनी में काम करने के लिए चला रहा था तो उसकी पत्नी और जो सुनीता मैडम थी, इन लोग अक्सर एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। सुनीता मैडम को बंटी की पत्नी से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था और दोस्तों ये सब लोग ना एक परिवार की तरह वहाँ पर रहने लगे थे। तभी दोस्तों एक दिन बंटी अपने कमरे में अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा था और दोनों लोग बिना कपड़े के थे। सुनीता मैडम बंटी के पत्नी से मिलने के लिए जा रही थी, तभी वो खिड़की से दोनों लोग को नग्न अवस्था में देख लेती हैं और उनके मन में बेचैनी होने लगती है। लेकिन सुनीता मैडम वहाँ से कुछ करती नहीं है और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती हैं और जाकर सो जाती हैं। अब दोस्तों इस तरीके से दिन गुजरने लगता है और सुनीता मैडम लगातार बंटी के रूम में जाने लगती हैं, उसके पत्नी से बातचीत करने लगती हैं और इस तरीके से देखते देखते पूरे 6 महीने का वक्त और गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों बंटी उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाता था कि अपनी पत्नी को महाराष्ट्र शहर में लेकर रह सके। और दोस्तों यही वजह था कि वो बंटी अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, तुम्हारा मन था शहर में रहने का, घूमने का, फिरने का, तुम घूम फिर ली हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम घर चली जा, क्योंकि अगर मैं तुमको लेकर अकेले यहाँ पर रहूँगा तो मेरा सारा पैसा तो रूम का रेंट देने में ही निकल जाएगा और मेरे पास उतना पैसा बचता भी नहीं है कि मैं पैसा घर पर भेज सकूं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बंटी जो था ना, वो कंपनी में 13,000 रुपये महीने का कमाता था और जाहिर सी बात है कि शहर में उसके पास उतना पैसा नहीं बचता होगा कि वो पैसा घर भी बेच सके और शहर में रहकर रूम का खर्चा भी दे सके और अपना भी खर्चा निकाल सके। अब दोस्तों इस तरीके से बंटी अपनी पत्नी को लेकर अपने गाँव पर चला जाता है और गाँव पर छोड़ देने के बाद 3-4 दिन बाद फिर से वापस महाराष्ट्र आता है और सुनीता मैडम के घर में रहने लगता है। लेकिन 4-5 दिन बाद बंटी सुनीता मैडम से कहता है कि मैडम, मेरी पत्नी अब यहाँ पर नहीं रहेगी, तो मैं पहले जहाँ पर रहता था अपने दोस्त के साथ वहीं पर रहने के लिए जा रहा हूँ, अब मैं आपका रूम छोड़ना चाहता हूँ। तब दोस्तों सुनीता मैडम कहती हैं कि देखो, अगर तुमको रूम छोड़ना है तो 2 महीने का एडवांस पैसा मुझे देना होगा, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो, रूम छोड़ सकते हो। तब दोस्तों बंटी कहता है कि मैडम, हमारे पास इतना पैसा थोड़ी है कि मैं 2 महीने का पैसा एडवांस आपको जमा कर दूं, और मैं पहली बार ऐसा सुन रहा हूं कि रूम छोड़ने का कोई 2 महीने का पैसा मुझसे एडवांस मांग रहा है, ऐसा तो यहाँ पर नहीं होता है। तब दोस्तों सुनीता मैडम कहती है कि देखो बंटी, नियम तो नियम होता है, अगर तुमको रूम छोड़ना है तो 2 महीने का पैसा एडवांस जमा करो, उसके बाद तुम जा सकते हो। अब दोस्तों बंटी जो है ना एकदम से लाचार हो जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तभी दोस्तों सुनीता मैडम बंटी से कहती हैं कि देखो, अगर तुमको यहाँ पर रहना है, तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना होगा। अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुमसे किराए का पैसा भी नहीं मांगूंगी और ना ही तुमसे एडवांस पैसा मांगूंगी। जब तक तुमको रहना होगा तुम मेरे घर में रह सकते हो। अब दोस्तों बंटी इस बात को सुनकर सुनीता मैडम के हाँ में हाँ मिला देता है और कहता है कि ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बताइए आपका क्या काम करना है।
तब दोस्तों सुनीता मैडम कहती हैं कि जिस तरीके से तुम अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में रहते थे, ठीक उसी तरीके से तुम मेरे साथ रहो तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे पति का सुख मुझे दो। अब दोस्तों बंटी को ये ऑफर बहुत अच्छा लगता है और बंटी सुनीता मैडम की बातों को मान जाता है और सुनीता मैडम के साथ अपनी पत्नी की तरह अपने ही कमरे में रहने लगता है। जब घर पर नौकरानी आती थी तो सुनीता मैडम अपने घर में रहती थी और जब नौकरानी खाना बनाकर चली जाती थी तो सुनीता मैडम बंटी के कमरे में चली जाती थी और पूरी रात उसके साथ गुजारती थी। और दोस्तों इस तरीके से अब धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगा है। लेकिन 6 महीने बाद बंटी जो है वो सुनीता मैडम से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैडम अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तब दोस्तों सुनीता मैडम कहती हैं कि मैं तुमको नहीं छोड़ सकती हूँ, अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर छेड़खानी का केस लगाकर तुमको फंसा दूंगी और तुमको जेल के अंदर डलवा दूंगी। अब दोस्तों इस बात को सुनकर बंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब दोस्तों मजबूरी में बंटी वहाँ पर रहने लगा था। पहले तो मजे के लिए रहता था लेकिन अब मजबूरी में वहाँ पर सुनीता मैडम के साथ रहने लगा था और सुनीता मैडम के साथ संबंध बनाने लगा था। लेकिन दोस्तों एक दिन बंटी की पत्नी बंटी को फ़ोन करती है और कहती है कि आप छुट्टी लेकर कुछ दिन के लिए घर पर आ जाइए, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, आपको घर पर आए हुए 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है। तब दोस्तों बंटी कहता है कि ठीक है, अभी कंपनी में काम बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं अभी घर पर नहीं आ सकता हूँ, जब छुट्टी मिलेगी तब मैं आ जाऊँगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सुनीता मैडम उसको वहाँ से जाने ही नहीं दे रही थी, इसीलिए बंटी अपनी पत्नी से झूठ बोला था कि कंपनी में उसका काम ज़्यादा है इसलिए उसको छुट्टी नहीं मिल रही है और वो घर पर नहीं जा सकता है। अब दोस्तों इस तरीके से वक्त गुजर रहा था लेकिन बंटी सोचता है कि अगर इस तरीके से मैं सुनीता मैडम के चक्कर में पड़ूंगा तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली जाएगी, मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। इसीलिए बंटी एक प्लान बनाता है। बंटी सुनीता मैडम को अपने कमरे में बुलाता है, उनके साथ रात को संबंध बनाता है और जब सुनीता मैडम थक कर सो जाती हैं तो दोस्तों बंटी उनका गला दबाकर उनको मौत के घाट उतार देता है और फिर उनके कमरे में उनके बिस्तर पर ले जाकर उनको सुला देता है और बाहर से दरवाज़ा लॉक करता है, उनका एटीएम चुराता है और एटीएम चुराने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। अब दोस्तों फरार होने के बाद बंटी एक एक करके एटीएम से सारा पैसा निकाल लेता है और फिर महाराष्ट्र शहर छोड़कर कोलकाता में चला जाता है और बंटी सोचता है कि शायद अब ज़िंदगी में उसको कभी भी कोई नहीं पकड़ पाएगा और किसी को उसके ऊपर शक भी नहीं होगा। लेकिन जब सुनीता मैडम का देहांत होता है, जब लड़का उनको घर पर उनसे मिलने के लिए आता है और जब सुनीता मैडम का लड़का जो वैभव था, जब उनका पैसा निकलवाने के लिए बैंक में जाता है तब जाकर वैभव को पूरी सच्चाई के बारे में पता चलता है और दोस्तों इस तरीके से बंटी के कर्मों की सज़ा उसको मिल जाती है और उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सुनीता मैडम थी ना वो भी कुछ कम नहीं थी, उनकी उम्र 60 साल हो चुकी थी लेकिन उनको अभी शारीरिक संबंध बनाने का भूत उनके सर पर सवार था और सुनीता मैडम सोच रही थी कि जब तक मैं चाहूँगी तब तक बंटी को अपने अंडर में रख सकती हूँ और जैसा मन करेगा उसके साथ मौज मस्ती कर सकती हूँ। लेकिन सुनीता मैडम को पता नहीं था कि किसी भी इंसान को बांध कर ज़्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता है। अगर सुनीता मैडम बंटी को आने जाने के लिए रोक टोक नहीं करती तो शायद उनके साथ ऐसा हादसा नहीं होता। और दोस्तों बंटी भी कुछ कम नहीं था, अगर वो चाहता तो कंपनी में काम करने के लिए जाता था, उधर से भागकर अपने घर चला जाता और सुनीता मैडम से छुटकारा मिल जाता उसको। लेकिन वो भी हवस का शिकार हो चुका था इसलिए उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और दोस्तों जाहिर सी बात है कि इस तरीके का संबंध कभी भी किसी से, शहर में जब आप लोग कमाने के लिए जाते हैं तो ऐसा संबंध कभी भी किसी के साथ मत बनाइएगा, नहीं तो इसकी तरह आप लोग की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी अच्छी कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।